वेलकम बैक टू एनिमे वर्ल्ड गाइस। एंड आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के लेटेस्ट चैप्टर 132 के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 90% ऑफ यू पीपल आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ये हमें हेल्प करता है आगे और वीडियोस और जल्दी लाने में। तो इसलिए यू गाइस डोंट माइंड तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और वार्निंग कि आगे जाके मांगा के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो इसलिए अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा या फिर आप लोग एनिमे ओनली है तो फिर आप आगे की वीडियो ना देखें। बाकी हम शुरू कर देते हैं वीडियो के साथ। ये चैप्टर बहुत ही अलग अलग इमोशन से भरा पड़ा है एंड ये वन ऑफ द फ्यू चैप्टर्स है जिसको इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करा होगा। इस चैप्टर को जब मैंने ख़त्म किया था तो उस वक्त पे मैं लिटरल ब्लैंक था। इतने सारे इमोशंस मुझे एक साथ हिट करे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने भी क्या एक्सपीरियंस करा है। इस चैप्टर को मैं बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर एक अलग लेवल पे है एंड मैं ये देख के बहुत मतलब कि खुश होता हूँ कि ऐसी चीज़ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली है। जो ये वाला चैप्टर है वो अटैक ऑन टाइटन ऑन इट्स कोर है एंड ये हमें सारे के सारे इमोशंस फील कराता है जो हमने आज तक हर एक चैप्टर में फील करे हैं, बट एक सिंगल चैप्टर में, जो कि इसे बहुत अच्छा भी बनाता है। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है हमें एक स्टार्टिंग में एक ऑमनस सी फीलिंग आती है। जिस तरीके से चैप्टर शुरू होता है, आप जहाँ पे पहुँचे हैं ओडिहा में, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस है। ये साइलेंस स्टॉर्म से पहले वाला है एंड आगे जाके जो है वो स्टॉर्म को कोई नहीं रोक सकता। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन जो इन लोगों को मिल रहा है, हमारे को पता चल रहा है कि कैसे एनवायरनमेंट इसायामा सेट करना चाह रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ है अभी तक। चैप्टर 132 एक और चीज़ बहुत अच्छी सेट करता है, वो कि क्या अटैक ऑन टाइटन है उसके कोर में। जैसे मैंने अभी मेंशन किया था, वो एक ऐसा शो नहीं है जो सिर्फ बिग फाइट के ऊपर ध्यान देता है। वो एक ऐसा शो नहीं है जो ज़्यादातर अपने कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड दिखाने की कोशिश करता है। वो अपने कैरेक्टर्स को, जबकि उनके पास ऐसी ऐसी पावर्स है, जबकि वो इतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वो सोल्जर्स हैं, फिर भी उन लोगों को एक ऐसे ह्यूमन लेवल पे दिखाता है, एक इमोशनल लेवल पे दिखाता है जिससे हम उनसे रिलेट कर सके। उनको फीलिंग ऑफ लॉस, फीलिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी कि वो आगे कभी भी मर सकते हैं एंड उस चीज़ का डर वो हमेशा हमारे साथ रहता है। क्यों वॉर गंदी है, क्यों ये सब कुछ गलत है, ऐसे ऐसी चीज़ों से डील करता है जो इसको वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बनाता है मेरे लिए। एंड ये चैप्टर बिल्कुल ही उस चीज़ पे बेस्ड है। इस चैप्टर का नाम विंग्स ऑफ फ्रीडम। इसके काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, बट जो मैं इस वक्त पे सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से सोच सकता हूँ ये है, एक तो हमारा सर्वे कॉप्स से ये जो इंटरप्रिटेशन है मेरे लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि सर्वे कॉप्स के लिए है, जो कि इसमें काफ़ी अच्छी तरह से हमें पता चलता है क्यों एंडिंग में। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो करूँगा पार्ट 2 से, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो वो वाली वीडियो आपके लिए कल पब्लिश हो जाएगी, सो यू कैन वॉच दैट टू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस। फिर उसके बाद हमारा जो शुरू होता है चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है काफ़ी सारे कैरेक्टर्स पे। आर्मिन, हांजी, लीवाई, एनी एंड काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनकी हमें पता चलता है कि उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है एंड उनका फ्यूचर क्या होल्ड करता है। आर्मिन जैसे ही चैप्टर शुरू होता है उसी में हमें दिख जाता है कि किस तरीके से वो अब अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहा है। एंड जैसे कि जॉन को जब उसने बोला कि बॉम्ब्स रखने हैं कि नहीं, तो उसने सीधा सीधा बोला हाँ मे बी वी नीड इट। ही डजंट नो, वो अनश्योर है कि वो इस चीज़ को किस पे यूज़ करेगा। जब जॉन ने पूछा क्या हम एरन के लिए लेके जा रहे हैं या फिर क्या हम ये एरन पे मारेंगे, तो वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा है। वो जो अनश्योरिटी है
वो एक बहुत बड़ा इसेंशियल पार्ट प्ले करती है इसके कैरेक्टर में, जो आगे वाले आने वाले सीन्स में है, जो इस पे प्ले करेगा। ये वाला चैप्टर अगर कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ पैनल्स और उसके एक्सप्रेशंस देखे लोगों के, तो भी बता सकता है ये चैप्टर कहाँ जा रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से ये हर एक पैनल पे ध्यान दिया गया है। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि वो आगे क्या सोच रहे हैं, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बिना उनके कोई डायलॉग्स पे ध्यान दिए। इतना इमोशन फिल्ड एंड इतनी प्यारी तरीके से ड्रॉन है कि आपको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। वर्ड्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो आपको और ज़्यादा कैरी कराते हैं और बहुत ज़्यादा और रिलेट कराते हैं इन कैरेक्टर्स के साथ। इस वक्त पे आर्मिन अनश्योर है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड, जिसने उसे पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करा है, जो इस वक्त पे भी जो करना चाह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, इंक्लूडिंग हिम, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, कि उसको मारने के लिए ऐसे बॉम्ब्स रखने चाहिए कि नहीं, कि क्या वो उसे मारेगा, कि वो उसे नहीं मारना चाहिए। ये जो अनश्योरिटी है एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है हर एक कमांडर के लिए। जैसे कि हमें पता है कि आगे जाके आर्मिन इस चैप्टर में कमांडर बन जाता है, तो ये हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा फोरशैडोइंग है स्टार्टिंग से ही इस चैप्टर के, कि आर्मिन आगे जाके क्या करने वाला है। अनश्योरिटी जैसे मैं आपको भी मेंशन किया था, तो अगर आप लोगों को याद होगा अर्विन ने अपने पहले 2 सीजन्स में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, तो बहुत ज़्यादा वो अनश्योर होता था फीमेल टाइटन के साथ। वो जब बाकी अटैक्स करता था, बाकी चीज़ें करता था, वो हमेशा अनश्योर होता था, अननोन होता कि आगे जाके क्या मूव लेना है। वो हमेशा ऑन द स्पॉट प्लानिंग करता था। एंड ये हम आर्मिन में भी स्किल्स देख रहे हैं काफ़ी टाइम से। सीज़न 3 में जैसे हमने देखा था, उसने जब बर्ट और राइनर को पकड़वाने के लिए उसने जब वॉल्स चेक करवाए थे, तो उस वक्त पे ऑन द स्पॉट डिसीजन थे। तो काफ़ी बार आर्मिन ऐसे अच्छे डिसीजन लेता है, बट साथ साथ ही काफ़ी बार उसके डिसीजंस क्वेश्चनेबल होते हैं। जैसे कि हमने देखा था जब वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने को तैयार था, जो कि सेंस नहीं बनता था। वो आई डोंट थिंक इतना सेंसिबल पॉइंट था, बट ठीक है, वो उसके कैरेक्टर के लिए आई थिंक सो एसेंशियल भी था। फिर उसके बाद आता है एक इतना शॉकिंग सीन जो मेरे को बिल्कुल चिल्स ला रहा था, जब फैल्को और पीक का इंटरेक्शन होता है। ये रियलाइज़ होता है इन लोगों को कि इन सब की फैमिलीज़ जा चुकी है, आधे से ज़्यादा मार्ले डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड फैल्को एक बच्चा जिसने अपने पेरेंट्स को बिना बताए एक शिप पे चढ़ गया था अपनी दोस्त की मदद करने के लिए, अपनी फैमिली को गुड बाय नहीं कर पाया था, वो इतनी दूर जगह चले गया, उसके बाद वो वर्ल्ड को बचाने के लिए निकल पड़ा है। एंड उस प्रोसेस में उसकी फैमिली ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये चीज़ उसे अंदर से खा रही है। अपने भाई को तक उसने खो दिया था जब वो टाइटन बना। ये दिख रहा है हमें कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है सब कैरेक्टर्स को जो मार्ले साइड में रहते थे। एनी के साथ भी हमने ये देखा है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी पीक भी इस वक्त पे सब लोग इतना ज़्यादा ही अपने उसमें खोए हुए हैं कि आगे जाके क्या होगा। उन लोगों को अपना जो इस वक्त पे है गम इतना नहीं दिख रहा है, बट फिर भी ये कुछ कैरेक्टर है, ऑफकोर्स ये बच्चे हैं तो इन लोगों को ज़्यादा फील होता है। इन लोगों ने अपने पेरेंट्स को गुड बाय तक नहीं किया था, तो वो और ज़्यादा ही उसको अलग इमोशनल वेट दे देता है। ये चीज़ जो थी एक बड़ी अच्छी थी। प्लस जनरल मैगथ ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था सो दैट ये लोग जा सके आगे एंड अपनी फैमिलीज़ को बचा सके, या फिर मार्ले को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। बट उसका सैक्रिफाइस का कोई फ़ायदा नहीं था क्या, अगर वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये पावरलेसनेस पूरे चैप्टर में फैली हुई है। आगे जाके हमने काफ़ी कैरेक्टर्स के साथ ये इंटरेक्शंस में देखी है कि पावरलेसनेस उन्हें कैसे फील होती है। तो ये बहुत बड़ा थीम था इस चैप्टर का एंड आई रियली लाइक्ड इट। फिर उसके बाद हम देखते हैं एनी और मिकासा के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है एनी का जिस तरीके से कैरेक्टर प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में भी बात करी है इस बारे में कि पहले कैसे वो एक रूथलेस कैरेक्टर था एंड अब वो कितना चेंज हो चुका है आफ्टर शी हैज़ कम बैक। वो कितना चेंज हो चुका है उसका कैरेक्टर। वो इस वक्त पे फाइट करना नहीं चाहती है, वो चाहती है पीस। उसके भी कुछ साल बचे हैं, उसके मुश्किल से 1-2 साल ही बचे हैं, जिस तरीके से एरिन और इन सब के बचे हैं राइनर के। तो वो नहीं चाहती है कि वो इस टाइम पे अपना जो है किसी से लड़े, और वो भी एक ऐसा आदमी के लिए जो एल्डियंस की ही फ्रीडम चाहता है। एनी के डायलॉग से काफ़ी पता चलता है कि किस तरीके से वो भी परेशान थी मार्लियन से, एंड उसने जो सब कुछ किया था वो सिर्फ अपने फादर के लिए किया था, ना कि किसी और के लिए। तो
इससे हमें ये पता चलता है कि जितना भी वो इस वक्त पे, चाहे वो जानती है कि एरन जो कर रहा है गलत तरीके से कर रहा है, बट वो फिर भी उसके दिमाग में ये एक डाउट है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है हमेशा से अटैक ऑन टाइटन जो उसकी फ़िलॉसफी है कि एवरीथिंग इज़ ग्रे, ना ही कोई सही है ना ही कोई गलत है। तो उस तरीके से हम लोगों को ये पता चलता है कि ह्यूमैनिटी ने जैसे अप्रेस करा था एलियंस को, क्या वो गलत कर रहा है एरन उनको इस वक्त पे ख़त्म करने की कोशिश करके। दैट वाज आल्सो अनदर थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस चैप्टर की। एनी ने उसके बाद एक और बात बोली है मिकासा को। उसने मिकासा से क्वेश्चन करा कि क्या वो एरन को रोकने के लिए उसको मारने को तैयार है, क्या वो ऐसा स्टेप लेने को तैयार है। मिकासा इस वक्त पे भी एडमेंट है कि वो नहीं करना चाहती है ऐसा स्टेप, एंड ये जो स्टेप है वो नहीं लेगी। बट मुझे नहीं लगता कि और किसी तरीके से रोका जा सकता है एरन को इस वक्त पे। एंड जिस तरीके से मिकासा अगर एडमेंट है, आई डोंट थिंक सो ये लोग उसे रोक पाएंगे। और क्या उन्हें उसे रोकना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि इस वक्त पे जैसे एनी ने कहा कि अगर उन लोगों ने मार्ले को डिस्ट्रॉय करके छोड़ भी दिया तो ऐसे नहीं है कि ह्यूमंस रिएक्ट नहीं करेंगे। ह्यूमंस ऑफ कोर्स रिएक्ट करेंगे। इस वक्त पे पूरे एलियंस मारना ही चाहेंगे। तो इस वक्त पे लड़ाई है, या तो एलियंस सर्वाइव करेंगे या तो ह्यूमन सर्वाइव करेंगे। दे कैन नॉट को एग्जिस्ट नाउ। जो एरन ने स्टेप ले लिया उसके बाद देयर इज़ नो वे कि वो लोग एक जगह पे रह सकते हैं। इसके बाद एक और वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट्स इस चैप्टर का, जो कि फोरशैडो कर रहा है आगे आने वाले टाइम में जब ये स्टोरी ख़त्म होगी। अगर लीवाई सर्वाइव कर जाता है स्टोरी को, वो किस तरीके से होगा। उसकी लाइंस जो वो बोलता है कि यू गाइज विल कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट माई एग्जिस्टेंस, वो इस वक्त पे फील कर रहा है एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। बहुत चैप्टर से वो इन्वॉल्व नहीं था। उसने काफ़ी टाइम से लोगों को बचाने की कोशिश नहीं करी है। उसने काफ़ी टाइम से सर्वे कॉप्स के लिए काम नहीं करा है। उसने बहुत टाइम से कोई भी ऐसा एक मेजर स्टेप नहीं लिया है। तो इस वक्त पे जो हर वक्त लोग लीवाई पे डिपेंडेंट होते थे, इस वक्त पे वो इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रखे हैं। तो वो उसके लिए एक तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ला रही है उसके अंदर कि अगर वॉर ख़त्म हो गई तो उसके बाद लीवाई का क्या होगा। विदाउट एनी कमांडर, व्हाट इज़ अ एक्वामैन। अगर उसके पास कोई होस्ट नहीं है तो वो क्या चीज़ है। ये एक बहुत अच्छा पार्ट था। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि येलेना को क्यों इन लोगों ने अभी तक रखा हुआ था अपने साथ, एंड इट क्वाइट मेड सेंस कि क्यों अभी तक उन लोगों ने रखा हुआ था येलेना को। मेरे को पहले स्टार्टिंग में बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था कि येलेना को क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुझे नहीं पता था कि उसको इतना इंटेल कैसे मिलेगा। बट ने जैसे बताया कि वो फोर्ट साल्टा को अटैक करना चाहता है, एंड वो आकिरफा जाके प्लेन्स डिस्ट्रॉय करना चाहता है, एंड उसको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी येलेना के थ्रू। तो इट मेड सेंस कि वो येलेना को क्यों अभी तक अपने साथ रख रहे थे। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से प्ले किया था उसको भी। एंड उसके बाद एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ी अजीब लगी कि येलेना ने जब पिछली बार मेंशन किया था कि वो इनकी मदद क्यों कर रही है, वो ये था कि उसको देखना था कि ये चीज़ कैसे एंड होगी। एंड अब वो मेंशन कर रही है ये इसलिए उनकी मदद कर रही है क्योंकि वो ये दिखाना चाहती थी कि ज़ीक का जो आइडिया था, वो जो ज़ीक बोलना चाहता था, वो ज़्यादा बेटर था। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है एक दूसरे को। बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स इस सारे के सारे प्लान्स जो हैं अभी तक हमने देखे, कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी की सोच है कि उसके लिए सही है कि गलत है। उसके बाद हमें आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन अब एरन को रोकने जाने वाला है, एंड इसके लिए कौन कौन पीछे रुकेगा। तो पीछे ऑफ कोर्स एनी ने जैसे मेंशन कर दिया कि वो नहीं जाना चाहती, तो ये लोग उसे फोर्स नहीं करेंगे। एंड फैल्को एंड गैबी क्योंकि बच्चे हैं तो ये लोग नहीं चाहते कि वो जाएं। जबकि मुझे ये सेंस नहीं समझ आता कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर इन लोगों को ऐसी ही प्रॉब्लम थी तो इन लोगों ने अपने साथ बच्चों को रखा क्यों। वहाँ पे वो किसी न किसी के भरोसे छोड़ के जाते फॉर गोइंग टू द पोर्ट दैट इज़। तो इसलिए मुझे थोड़ा स्टूपिड भी लगा क्योंकि इन लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। आई थिंक सो वो शिप का ही कमरा है, बट फिर भी फैल्को तो टाइटन में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए ऑफकोर्स वो ब्रेक थ्रू कर सकता है। एंड ये बड़ा स्टूपिड तरीका था इन लोगों ने इसको रखने का। नॉट दैट मुझे पता नहीं है या फिर हम लोगों को पता नहीं है कि आगे जाके उन लोगों को फिर से यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दैट विल बी अ वेरी स्टूपिड थिंग कि इन लोगों को यहाँ पे छोड़ देंगे एंड इन लोगों को यूज़ नहीं करेंगे। ऑफकोर्स एनी, फैल्को एंड गैबी तीनों की तीनों आगे जाके काम आएंगे एंड वो बाद में वापस आएंगे। आई एम श्योर ऑफ इट 100%। बट फिर भी फ्रॉम अ मिलिट्री परस्पेक्टिव जो मुझे लगता है
कि इन लोगों ने ये जो फाल्को और गैबी है, अगर वो आने को तैयार है तो उनको आने क्यों नहीं दिया। आई गेट इट, वो किड्स है, बट काफ़ी वॉर्स है जो अगर आप रियल लाइफ में भी देखो जहाँ पे किड्स खुद वॉलंटियर करता है एंड उसके बाद कंट्री उनको देती है मौका, क्योंकि लोगों को एक प्राउड फीलिंग होती है। बट फिर भी ये सेंस नहीं, इसी तरह से ये सेंस नहीं बनता कि इन लोगों ने उनको मौका नहीं दिया। अगर वो आना चाहते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी। उन्होंने अपने तीनों के तीनों बार जब भी उन्होंने अपना शो करा है पावर का, दोनों ने शो करा है कि वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ अ वेरी डम डिसीजन ऑन द अदर्स पार्ट कि उन लोगों को वो आने नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये सब लोग गेयर अप हो रहे हैं, निकलने के लिए तैयार हैं एंड लीवाई स्ट्रगल कर रहा है। उसके 2 उंगलियां नहीं है, ऑफकोर्स वो शो कर रहा है कि जैसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरीके से उसने पकड़ी हुई, आई डोंट नो उसने पकड़ी भी कैसे है, वो बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा उसने जिस तरीके से पकड़ी हुई है। बट ठीक है, आखिर में आके वो लीवाई है तो फिर उसने तो बैडास दिखना ही है, तो फिर विल लेट दैट पास। उसके बाद राइनर और एनी का एक छोटा सा मोमेंट दिखता है जहाँ पे वो एक दूसरे को गुड बाय करते हैं एंड राइनर उससे माफ़ी मांगता है जैसे कि वो आखिरी बार उससे बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स राइनर हमेशा सुसाइडल रहता है, तो मुझे लग रहा है कि वो फिर से ऐसे कुछ करेगा कोशिश। बट फिर उसके बाद एक और इंटरेक्शन होता है आर्मिन और एनी के साथ, जिससे मुझे लग रहा है कि उन दोनों में से एक मरेगा। एंड क्योंकि पिछले वाले इंटरेक्शन से और इस वाले इंटरेक्शन से मेरा गेस है कि एनी ही होगी वो जो अपने आप को सैक्रिफाइस करेगी या फिर मरेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसके इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके फेवर में हो रहे हैं एंड उसको सिंपथाइज़ कराने की कर रहे हैं उसके कैरेक्टर को। तो फिर आई फियर कि अगले 1-2 चैप्टर में हमें एनी का कोई बड़ा पार्ट दिखने को मिलेगा, सैक्रिफाइस या फिर ऐसे करके कुछ। फिर उसके बाद आता है, नो ऑफेंस टू एनीवन जिसको अगर पसंद भी हो कैरेक्टर, इस स्टोरी का कॉकरोच। आई मीन दिस इन अ फनी वे। जो कॉकरोच होते हैं वो कभी भी सर्वाइव कर जाते हैं एंड उसी तरह फ्लॉक अभी तक सर्वाइव कर रखा है एंड वो पागलों की तरह उनके प्लेन को शूट कर देता है, 3 गोलियां मारता है एंड तीनों की तीनों गोलियों से वो फ्यूल टैंक में छेद कर देता है। और उसके बाद एकदम से मिकासा उसको मार देती है अपने गेयर से एंड उससे वो मर जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि पहले से ही वो इतना डैमेज था, इसलिए वो उस शॉट से अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाया था एंड ऑफकोर्स इस वजह से वो मर जाता है। एंड उसकी जो लाइनें होती है आखिरी वाली, वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होती है कि कैसे वो बोल रहा है कि इस वक्त पे भी वो सोच रहा, अपने बारे में नहीं सोच रहा है एंड वो सिर्फ लोगों के बारे में सोच रहा है, विच डजंट रिडीम हिज कैरेक्टर। बट फिर भी उसके लिए हमें लगता है कि वो जिस तरीके से गया वो अपने मिशन को पूरा करते हुए ही गया है। वो उसके आखिरी के वर्ड्स होते हैं, आर डेविल दैट्स आवर ओनली होप, एंड अगर वो नहीं होगा तो फिर ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय कर देगी एलियंस को, जैसे कि एनी ने पहले मेंशन किया। तो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग दैट फैसिनेट्स मी कि फ्लॉक का जो कैरेक्टर था इन लोगों ने जिस तरीके से एंड में उसके साथ किया है, तो वो काफ़ी ही अच्छी तरीके से उसको प्ले आउट कर दिया है। दो आई डोंट फील मच सिंपैथी फॉर कैरेक्टर, बट फिर भी आई लाइक द एंडिंग जो उसको मिली है। फिर उसके बाद एक बस आखिरी चीज़ जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है कि किस तरीके से ये लोग जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये एक काइंड ऑफ अ स्ट्रेच था जो इन लोगों ने कहा है, क्योंकि 3 बुलेट होल्स एंड दीज आर वेरी फार, तो इट डजेंट मेक सेंस कि इन लोगों को 1 घंटा लगेगा इसको वेल्ड करने में। तो वो चीज़ जो है मेरे को लगती है बहुत स्टूपिड थी। इन लोगों ने 1 घंटा, आई गेट इट अगर वो 20 मिनट बोलते हैं, 20 मिनट्स बोलते या 25 मिनट्स या 30 मिनट्स भी ले लेते, बट फिर भी ये लोग बोल रहे हैं 1 घंटा लगेगा उसको करने के लिए एंड ये बहुत एक लेज़ी रीज़न था आई गेस हांजी को भेजने का। बट फिर भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, बिग स्टेक, ताकि हांजी जाए। तो आई गेस अगर ये लोग फ्लॉक की तरफ से कुछ ज़्यादा डैमेज दिखाते तो ज़्यादा बेटर रहता कि फ्लॉक ने कुछ करा है। तो आई गेस उसका कैरेक्टर भी थोड़ा और ज़्यादा, उसका इस वक्त पे सर्वाइव करना ज़्यादा सेंस बनता। सिर्फ 3 बुलेट होल्स से 1 घंटा, आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग डील एंड आई थिंक इन लोगों को थोड़ा और स्टेक्स हाई रखना चाहिए था इसके लिए, हांजी के जाने के लिए। दो आई लाइक हर एंडिंग, बट फिर भी इस बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जो कि हांजी के ऊपर बेस्ड ही होगी। तो पार्ट 2 ऑफ अटैक ऑन टाइटन 132 कल आएगा। तो तब तक के लिए दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, सी यू गाइस लेटर, पीस।